हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पिछले लेक्चर में हम आपको ये बताए थे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये लेक्चर बहुत पहले आया था, लगभग 2-3 महीना पहले। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे देंगे, वहां से जाकर आप देख लेना। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स भी मिल जाएगा कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या है टॉपिक बोलो? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एलोट्रॉप्स क्या होता है थोड़ी देर में बताया जाएगा आपको। कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स होता है। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है फुलरिन। समझ गए? मतलब डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन 3 के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज। तो आज का भी लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलोट्रॉप्स वाले से क्वेश्चन जनरली कम आता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। अगले लेक्चर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगले लेक्चर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर बनाना हम लोग सीखेंगे। आज थोड़ा कम चांस है क्वेश्चन आने का, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड आ जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे बोलो? कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है पता लग गया? जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको बताना है। बोलो बोलो क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में। कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड। और यहाँ पर क्या होता है? शेयरिंग होता है। ये कुछ अपना इसको दे देगा, वो अपना कुछ इसको दे देगा, और दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा। समझ गए? तो हम अभी समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज कोवैलेंट बॉन्ड का। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए, क्लियर है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर भूल गए हो तो फिर से जाके देख लो 2x पे, ठीक है। चलो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो जो कोवैलेंट बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होता है उसका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो इसमें वीक इंटर मोलिक्यूलर फोर्स होता है। समझ गया? वीक इंटर मोलिक्यूलर फोर्स होता है। समझ गए? कैसा मोलिक्यूलर फोर्स है? वीक है। जैसे ये समझ लो, जैसे मान लो ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसे पता कोवैलेंट कंपाउंड है? क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। क्या चीज से बना है बोलो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो ये ना वीक है। समझ गया? वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से ये बॉन्ड बंधा हुआ है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो फोर्स है कमजोर है। अरे क्लियर है? समझ गए? ये एकदम सिंपल एग्जांपल से हम आपको बताए हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन जैसे आप यहाँ पर देख लोगे Na और Cl के बीच में, Na प्लस Cl माइनस, तो इसके बीच का जो बॉन्ड होता है ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये है आयोनिक बॉन्ड का साइन। समझ गया? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ये बंधा होता है, क्लियर है। तो ये कौन सा बॉन्ड है बोलो? आयोनिक बॉन्ड है, क्लियर है। ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड कैसा है बोलो? कमजोर है, क्योंकि इसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कमजोर है। मतलब इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है कमजोर फोर्स है एज कम्पेयर टू दिस। इसका जो फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है। समझ गया? ठीक है। इसके एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है बहुत ज्यादा है। आगे बढ़े हम लोग। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड, ये भी डाल दो हेडिंग में, कोवैलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड जिसको हम कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो जनरली गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में होता है। मतलब अगर वो सॉलिड रहेगा तो मुलायम होगा, क्लियर है, कमजोर होगा, आप उसको इजीली तोड़ सकते हो। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, क्लियर है। एक्सेप्ट
डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट जनरली डायमंड के कंपैरिजन में कमजोर होता है, लेकिन डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में से एक है, समझ गए, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्लियर है, हार्डेस्ट में से एक है, समझ गए, क्लियर है। अगला पॉइंट है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, समझ गए, मतलब इसको आसानी से पिघलाया जा सकता है, समझ गया, कोवैलेंट कंपाउंड को। डायमंड के बारे में बात हम नहीं करते, डायमंड एक्सेप्शनली अलग केस होता है, समझ गया। तो इसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, क्लियर है। जिसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम वोलाटाइल भी बोल देते हैं, क्लियर है। तो ये कैसा है बोलो, वोलाटाइल है। क्यों वोलाटाइल है? क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कमजोर है, क्लियर है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कमजोर है, तो इसके बॉन्ड को एनर्जी देके आसानी से तोड़ा जा सकता है, अरे क्लियर है। तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, क्लियर है। छापो इसको जल्दी, लिख लिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। वो भी लिख लेना जो साइड में लिखे थे, ठीक है, नहीं लिखे हो तो लिख लेना, जो मैं लिखता हूं बाद में भी सबको नोट कर लेना है, समझ गए, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ गए, क्लियर है। ये जो होता है ये होता है बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, इसमें फ्री आयंस नहीं होता है, अरे क्लियर है, मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं होता है। जैसे मान लो ये CH कोड है तो इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज थोड़ी है भाई, कुछ भी चार्ज नहीं है, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये यहां जैसे देख लो, जैसे मान लो Na+Cl-, क्लियर है, तो इसमें प्लस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, समझ गया, क्लियर है। और ये कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड, क्लियर है। तो आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन कोवैलेंट नहीं करता। ये कौन सा है बोलो? कोवैलेंट है। कोवैलेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ये आयनिक क्यों है बोलो? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, क्लियर है। ये जो कंपाउंड होता है कोवैलेंट वाला, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब ये पानी में नहीं घुलता है, क्लियर है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड को जब आप पानी में घोलोगे तो ये नहीं घुलेगा, क्लियर है। तो ये घुलता क्या चीज में है? तो ये घुलता ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट क्या होता है? जो किसी भी चीज को घोल लेता है अपने अंदर, जैसे पानी क्या एक सॉल्वेंट है, क्लियर है। पानी क्या है? सॉल्वेंट है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है, ऑर्गेनिक मतलब समझ में आता होगा, जो कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ रहता है, क्लियर है। कार्बन हाइड्रोजन का जो बना रहता है उसी को हम ऑर्गेनिक बोल देते हैं। तो उसमें ये क्या हो जाएगा बोलो? डिजॉल्व हो जाएगा, अरे क्लियर है। तो ऑर्गेनिक में ये क्या होगा बोलो? डिजॉल्व हो जाएगा। अरे समझ आता है कि नहीं? क्लियर है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एक और नाम है, इसको हम लोग नॉन पोलर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? याद करो, मेटल्स नॉन मेटल में बताया था, वाटर क्या है? पोलर, और ये क्या है बोलो? नॉन पोलर है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है बोलो? नॉन पोलर है। एग्जाम्पल हो गया क्या चीज? ये सब डीजल पेट्रोल सब ले लो, केरोसिन हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, और भी है जैसे बेंजीन भी ले सकते हो, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्लियर। छापो इसको जल्दी। आगे बढ़े हम लोग। अरे समझ आ रहा है कि नहीं?
अगला टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। समझ गए? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखो कार्बन जो होता है ना, ये अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं एलोट्रॉप। क्लियर है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। समझ गया? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। मोर देन वन फॉर्म। ये जो कार्बन आप देख रहे हो, ये कार्बन एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन फॉर्म है? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। क्लियर है? तो इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। वर्च्यू का मतलब समझते हो? गुण, कैरेक्टर। समझ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? तो इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं? बोलो, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। अब हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, तो हेडिंग में ये भी डाल दो, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक एक करके अब इसके प्रॉपर्टीज को भी समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन समझ में आया? एंड ईच फॉर्म है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। समझ गए? और जितना इसका फॉर्म होगा, यहां लिख देता हूं, ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका जो तीनों फॉर्म है, इसका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, लेकिन सेम होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ गया? बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। और समझ गया? क्लियर है? क्लियर है? और ये जो अलग अलग फॉर्म होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। समझ गए? एंड दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। क्लियर है? तो कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। और समझ आया? क्लियर है? लिख दे यहाँ पर। तो कार्बन कितने फॉर्म में मिलेगा आपको? बोलो, 3 फॉर्म में। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड, ठीक है, तीसरा है फुलरिन। ठीक है? क्लियर है? चलो, ये था जनरल तरीका क्लासिफिकेशन का। समझ गए? ठीक है, इतना नोट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये था आपका जनरल तरीका, और क्लासिफिकेशन का और भी कुछ तरीका होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है? किसी किसी बुक में और अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है? चलो एक एक करके हम समझते हैं। देखो, किसी किसी बुक में कार्बन का 2 फॉर्म होता है। ठीक है? पहला है क्रिस्टलाइन फॉर्म। कौन सा फॉर्म? बोलो, क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन मतलब समझ में आता है? मतलब वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्लियर है? किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल फॉर्म में। क्लियर है? तो क्रिस्टल फॉर्म वाला ये तीनों होता है। क्लियर है? ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन। ये किस फॉर्म में मिलता है? बोलो, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। ठीक है? और इसका कुछ और फॉर्म भी होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म। माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है? माइक्रो मतलब समझ में आता है? छोटा सा क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है? इसका जो शेप होता है ना, लमसम फिक्स होता है, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता है। मतलब ये अमॉर्फस शेप का होता है। कैसा है? बोलो, अमॉर्फस शेप। अमॉर्फस का मतलब क्या होता है? बोलो, जिसका शेप फिक्स ना हो। क्लियर है? मतलब स्ट्रक्चरलेस। क्लियर है? अमॉर्फस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरलेस। क्लियर है? इसका एग्जांपल हो गया कोयला। ठीक है? कोयला जो होता है, इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। क्लियर है? चारकोल, लैंप ब्लैक। ठीक है? जो लैंप जलता है ना, काला काला निकलता है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है? चारकोल,
ठीक है, एक्सेट्रा। इसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, लेकिन ये तीनों का मिल जाएगा। किसका बोलो? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन का। ठीक है, अगर 2 बार लिखना चाहते हो 2 बार लिखो, मैं तो बोलूँगा 2 ही बार लिखो, और 1 बार चाहते हो तो 1 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। छापो तब तक। आगे बढ़े हम लोग। अरे बोलो, ये समझ आ गया? आ गया? पूरा रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब डायमंड के बारे में पढ़ाना है। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, समझ गया, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन से। फिर भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है, अभी बहुत टाइम है। चलो, पहला है आज का डायमंड। ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इरेगुलर टाइप होता है, समझ गए, और जाइंट मॉलिक्यूल होता है। जाइंट मतलब होता है बड़ा सा मॉलिक्यूल। जैसे मान लो ये डायमंड का एक कार्बन एटम है, क्या है बोलो? कार्बन एटम। तो ये 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा। जैसे देखो, एक कार्बन 4 से कनेक्टेड होगा। ये वाला कार्बन है तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, क्लियर है। फिर ये वाला कार्बन भी 4 से होगा। देखो 4 हो गया, 1, 2, 3, 4। फिर ये वाला भी 4 से होगा। ठीक है, देखते जाओ कैसे बन रहा है स्ट्रक्चर। 4 से होगा। फिर ये वाला भी 4 से होगा। फिर ये वाला भी 4 से होगा। देखते जाओ, सब 4-4 से कनेक्ट हो रहा है। ये वाला भी 4 से होगा। ये वाला भी 4 से होगा। मतलब जितना आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, सब 4-4 से कनेक्टेड रहेगा। क्लियर है? देखो, देखते जाओ। ठीक है, और ये अगर स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे ना, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जॉइंट सा स्ट्रक्चर बनेगा। अरे क्लियर है? समझ आया? तो इसका जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है पता लगा? कार्बन एटम का बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा, जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम होगा। क्लियर है? जाइंट, जाइंट मतलब बड़ा सा, राक्षस जैसा, समझ गया? जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम, समझ आया? मतलब कार्बन एटम का क्या होगा? बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा। ये सब जो आप देख रहे हो सब कार्बन है। क्लियर है? सब कार्बन है। ठीक है, उतना लिखने का जरूरी नहीं है, बस यहाँ पर समझ लो। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर है? एक कार्बन एटम से सारा कार्बन एटम एकदम स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। सब में 4-4 है, समझ गया ना? क्लियर है? तो ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ गया? 4-4 से सब कनेक्टेड है। 4 भी लिख दो, विथ 4, समझ गया? 4 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ये कार्बन है, 4 से कनेक्टेड होगा, 1, 2, 3, 4। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? जिससे ये क्या हो गया बोलो? ये रिजिड स्ट्रक्चर बन गया, 3D स्ट्रक्चर। 3D मतलब समझ में आता है? अरे जिसके पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हो वही तो 3D है, समझ गए? जैसे कॉपी का जो एक पेज है 2D हो गया, क्योंकि उसमें लेंथ है, ब्रेथ है, मतलब लंबाई और चौड़ाई है, लेंथ है और ब्रेथ है, और जिसमें हाइट भी रहेगा। क्लियर है? जैसे घर क्या हो गया? 3D। तो ऐसा ही ये 3D होता है, समझ आया? तो ये रिजिड है, इसीलिए क्या हो जाता है बोलो? हार्ड होता है। ये बात
थोड़ी देर पहले अभी हम आपको बताए थे। क्लियर है? ठीक है, समझ गए। मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा होगा बोलो? हाई होगा। ठीक है, लॉट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, टू ब्रेक दिस बॉन्ड। क्लियर है? इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का आवश्यकता पड़ेगा। और समझ आता है कि नहीं? समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े। समझ आ गया? क्लियर है? चलो अब हम लोग कुछ इसका जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज समझ लो। क्लियर है? जनरल मतलब जो आपको दिखाई देता है। समझ गए? ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, जनरली ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आर पार आपको दिख जाएगा, एकदम चमकदार सा लगेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस इसमें होता है। समझ गए? मतलब बहुत ज्यादा चमक होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है। क्लियर है? मतलब इसमें बहुत ज्यादा चमक होता है। क्यों ज्यादा चमक होता है बोलो? क्योंकि इसका हाई क्या होता है बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो? भूल गए? अरे पढ़ाया था कुछ दिन पहले। समझ गए? ये क्वाइट हेवी होता है और एक्सट्रीमली हार्ड होता है। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा हेवी होता है, क्वाइट हेवी होता है एंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। क्लियर है? बहुत ज्यादा हेवी भी है और बहुत ज्यादा हार्ड है। हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस में से एक है। समझ गए? हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस में से एक है। समझ गया? अभी तक जो जाना जाता है उसमें से सबसे हार्डेस्ट में से ये एक है। अरे क्लियर है? समझ आया? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अरे क्लियर है? ये कैसा है बोलो? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बता सकते हो? अरे भाई एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अरे समझ गया? कहीं पे किसी को रखने के लिए बचा ही नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट होगा? कुछ भी नहीं। क्लियर है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ फ्री, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। समझ गया? एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है। थर्मल मतलब हीट, हीट को बहुत ज्यादा कंडक्ट करता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है? हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। समझ गए? क्लियर है? ये बहुत देर से पिघलेगा एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? लिख लिए? अब हम लोग डायमंड का कुछ यूजेस देख लेते हैं। समझ गए? कहाँ पे यूज होता है? तो ये शीशा कटिंग में तो इस्तेमाल होता ही है, ये तो आपको पता होगा। सबसे पहला यूज क्या है बोलो? हार्ड होता है, इसके कारण नाइफ्स फॉर कटिंग मार्बल। समझ गया? हार्ड होने के कारण क्या इसका बनाया जाता है? छुरी बनाया जाता है, नाइफ्स फॉर कटिंग मार्बल। ठीक है? मार्बल्स को काटा जाता है, ग्लास को काटा जाता है। अरे समझ आया? तो मार्बल, ग्लास, ग्रेनाइट, ये सब को काटा जाता है। समझ गए? ठीक है? ये ऑर्नामेंट्स में भी इस्तेमाल होता है। समझ गए? ये बहुत ज्यादा कीमती होता है। समझ गए? क्लियर है? मार्बल भी लिख लो। ये ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल होता है, बहुत कीमती है। समझ गया ना? जो आदमी डायमंड पहनता है वो अपने आप को एकदम सुपर कूल समझता है। समझ गया? एकदम समझता है सुपरमैन है। समझ गया ना? ठीक है? पहन के जाएगा, सबको दिखाते रहेगा, देखते हैं कोई कोई है चलवा सब। समझ गया ना? तो ये क्या है बोलो? बाकी में ये बहुत ज्यादा कीमती है। समझ गया ना? बहुत महंगा देता है। अरे क्लियर है? ठीक है? क्या ये डायमंड को आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है? बनाया जाता है। समझ गया? आर्टिफिशियली छोटे छोटे डायमंड को बनाया जाता है। क्लियर है? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जो डायमंड आर्टिफिशियली बनाया जाता है, जो नेचुरल होता है, दोनों सेम ही जैसा होता है।
उसमें आप अंतर पता नहीं कर पाओगे। क्लियर है? ठीक है। कैसे बनाया जाता है? इसमें प्योर कार्बन को लिया जाता है। क्या चीज को लिया जाता है? प्योर कार्बन को, और इसको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे रखा जाता है। समझ गया? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रखा जाएगा, तब ये क्या होता है? ये बन के तैयार होता है। क्लियर है? और ये इनडिस्टिंग्विशेबल, इसका मतलब क्या होता है? आप अंतर नहीं पता कर पाओगे कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। समझ गए? मतलब नेचुरल डायमंड से आप कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं खोज पाओगे, लगेगा जैसे नेचुरल ही है। समझ गया ना? क्लियर है? मतलब आप इस दोनों में भेदभाव नहीं कर पाओगे। समझ गया? लगेगा कि एकदम ओरिजिनल है। क्लियर है? लेकिन इतना आसान नहीं है बनाना। समझ गया ना? बहुत मुश्किल है भाई। ठीक है, इतना आसान होता तो सब बना के घूमते रहता अभी ले लेके। हो गया डायमंड? अरे बोलो। चलो अगला स्टार्ट करते हैं। अगला है ग्रेफाइट। डायमंड आपका खत्म हो गया। अगला हेडिंग डालो, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में अब हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट का भी सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बेहद जरूरी होता है। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करोगे कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो हम लोग क्या किए हैं। इसमें हम लोग एक हेक्सागन बनाए हैं। क्या बनाए हैं बोलो? हेक्सागन बनाए हैं। हेक्सागन क्या होता है? 6 साइड वाला। ठीक है, और इसमें 6 कार्बन एटम भी होगा। कितना कार्बन एटम होगा बोलो? 6 ही होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? बताता हूं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6। समझ गए? इसको भी देखो 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। समझ गए? मतलब ये रिंग कैसा है बोलो? हेक्सागोनल रिंग है। ठीक है, और ये रिंग अकेला नहीं होता है। इस रिंग के नीचे दूसरा रिंग होगा, इसके नीचे तीसरा रिंग होगा, जिसके वजह से ये दोनों रिंग आपस में हिलते डुलते रहता है। समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या मैं बोला? इसको फिर से समझाता हूं। एक 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब ये देखो, ये रिंग और ये रिंग आपस में एक दूसरे पे रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, क्या ये रिंग आपस में हिल डोल होगा? ऑफ कोर्स होगा हिल डोल। इसी कारण से ग्रेफाइट ना स्लिपरी होता है। कैसा होता है बोलो? स्लिपरी होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ग्रेफाइट का कुछ हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। तो ग्रेफाइट में क्या रखा हुआ है बोलो? सीट ऑफ कार्बन एटम है। समझ गए? ठीक है, लेयर ऑफ कार्बन एटम है। लेयर ऑफ कार्बन एटम से या कह दो सीट ऑफ कार्बन एटम है। समझ गए? तो यहां पर कार्बन एटम का 2 सीट नजर आ रहा है। समझ गए? एक सीट नीचे है और एक सीट क्या है बोलो? ऊपर में है। समझ गए? और यहां पर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। उसमें देखना, किसमें बोलो? वो वाले डायमंड वाले स्ट्रक्चर में एक कार्बन से 4 कार्बन कनेक्टेड था। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मान लो कोई भी एक कार्बन उठा लो, ये कार्बन उठा लेते हैं, तो इससे 3 ही कार्बन कनेक्टेड है। 1 2 3। मतलब एक जो इसका रिंग है वो खाली है। समझ गए? एक रिंग क्या है? खाली है। कहीं भी उठा के आप देख लो, हर जगह का वही हाल है। जैसे यहां देखो 1 2 3, एक खाली रह गया। अब खाली रह गया तो वहां पे आके कोई चिपकेगा,
समझ गए ना, वहां पे फ्री रह गया, मतलब ये चार्ज कैरी कर देगा, मतलब ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझ गए। तो ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम, क्लियर है। तो ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम, समझ गए। कैसे ज्वाइन होगा, बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, अरे क्लियर है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, अरे क्लियर है। देखो एक है तो 1 2 3, क्लियर है। तो क्या चीज से जुड़ा हुआ है बोलो, ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कैसा रिंग बना दिया बोलो, फ्लैट सा रिंग है, क्लियर है। और कैसा है बोलो, हेक्सागोनल भी है, तो फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बना देगा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई बोलो, क्लियर है। और इसका चौथा इलेक्ट्रॉन क्या है बोलो, इसका जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री है, जिसके कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया। कोई अगर पूछेगा कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, तो ये बता देना, ठीक है। इसका जो लेयर होता है एक दूसरे के ऊपर रखा होता है एक फोर्स के द्वारा, मतलब ये दोनों फोर्स के द्वारा रखा होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं वंडर वाल फोर्स। और ये जो फोर्स होता है ना कमजोर होता है, तो वीक वंडर वाल फोर्स द्वारा ये आपस में चिपका होता है, क्या चीज, ये वाला सीट और ये वाला सीट, क्लियर है। तो इसका जो लेयर है हेल्ड किया हुआ है क्या चीज से बोलो, वीक वंडर वाल फोर्स के थ्रू, अरे क्लियर है, समझ आया। अरे बोलो, सो दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, समझ गया, सब एक दूसरे पे ताकि स्लाइड करेगा, सो दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा, क्लियर है। ये इस सब के बीच में फोर्स लगता है, समझ गया ना। ये अब इसमें गंदा नहीं करेंगे डायग्राम में, ठीक है, बहुत गंदा हो जाएगा, ठीक है, समझ गया ना, क्लियर है। और समझ आ गया, इसी कारण से ये स्लिपरी है, समझ गए, सो दे आर स्लिपरी, क्लियर है। अगर कोई बोलेगा कि स्लिपरी क्यों है, फट से बता देना ये रीजन, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आपको बोर्ड पर बताया जाता है इसी को नोट करना, ठीक है। जो मैं नोट्स देता हूँ, नोट्स में कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी लिखा होता है, कभी कभी कम भी लिखा होता है, समझ गया। नोट्स में कहीं कहीं पे एरर भी होता है, तो आपको यहीं पे नोट करना है, समझ गया। बोर्ड पे थोड़ा कम एरर होता है, लेकिन नोट्स में थोड़ा चांस ज़्यादा है एरर होने का, समझ गया ना, क्लियर है। ऐसे स्पेलिंग वगैरह एरर होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा रहता है, नोट्स में अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा अगर सीधे नोट्स पढ़ोगे तो। कोई बच्चा ऐसा करता है, हालांकि नोट्स काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि घटिया नोट्स रहता है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, किसका, ग्रेफाइट का। जनरल प्रॉपर्टीज तो सभी बच्चों को पता ही है, क्या क्या होता है बोलो, ये स्लिपरी टू टच होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है, क्लियर है, कैसा है बोलो, ग्रेइश ब्लैक होता है, ये ओपेक होता है, ओपेक का मतलब समझ में आता है जिससे लाइट आर पार ना हो, समझ गए, ठीक है, तो लाइट इससे पास नहीं होगा, ठीक है, तो ये ओपेक सब्सटेंस है, अरे समझ आया, मतलब डायमंड सॉरी ग्रेफाइट पे लाइट पार हो गया, पास नहीं होगा, ठीक है। ये हल्का होता है डायमंड से, लाइटर देन डायमंड, ठीक है, हीरा से हल्का होता है। ये स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच क्यों होता है, पता लग गया, स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच, क्लियर है, छुओगे तो स्मूथ लगेगा या स्लिपरी लगेगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्लियर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों है पता लग गया, क्यों है, ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर है? ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट में यही डिफरेंस है। क्लियर? समझ आया? इसका यूज क्या है? तो ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, जो कि ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। मतलब मशीन में इसको डाला जाता है और मशीन में ये ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? और ये कुछ जगहों पे इस्तेमाल होता है। बैटरी का जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड समझते हो? ये जैसे मान लो बैटरी है, तो इसमें जो रॉड लगा होता है, ठीक है, तो यही इलेक्ट्रोड है। और ये बना होता है क्या चीज़ का? ग्रेफाइट का बना होता है। तो इलेक्ट्रोड ऑफ सेल क्या चीज़ का बना है? बोलो, ग्रेफाइट का बना है। समझ आया? लीड ऑफ पेंसिल। क्लियर है? पेंसिल का जो नोकी होता है, ठीक है, वो भी इसी का बना होता है। चलो नोट करो, जल्दी चेक कर लेता हूँ क्या क्या दिया है। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग ब्लैक लीड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, ब्लैक लीड। या इसी का एक और नाम है प्लम्बैगो। ये भी नाम याद रख सकते हो, ये भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, मेनली यही दो चीज़ है पढ़ना। अगला फुलरिन पढ़ाता हूँ। नोट कर लिए? आगे बढ़े हम लोग। अब अगला जो स्ट्रक्चर है फुलरिन, इसका स्ट्रक्चर किसी को ड्रॉ नहीं करना है। समझ गए? क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ नहीं करना है। फुलरिन क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पहले समझो कैसा होता है। ड्रॉ नहीं करना है किसी बच्चों को, रफली स्ट्रक्चर में बताऊंगा। ये ना फुटबॉल के समान होता है। सॉकर बॉल समझते हो? फुटबॉल, वो जो फुटबॉल है, गोला सा जो बॉल होता है, गोला सा बॉल, ठीक है, उसके जैसा होता है। गोला सा जो बॉल होता है ना, कहीं कहीं पे ना डोम जैसा गोला सा बॉल भी बना होता है। क्लियर है? मतलब स्फेरिकल होता है ना बॉल। अरे भाई फुटबॉल देखे हो, ठीक है, तो जो फुटबॉल जैसा जो बॉल होता है ना, वो कहीं कहीं पे उसका स्ट्रक्चर भी बना होता है, मतलब गोला सा बड़ा सा बॉल जैसा बना होता है। उस बॉल को हम बोल देते हैं जियोडेसिक डोम। क्या बोलते हैं? बोलो, जियोडेसिक डोम। क्लियर है? मतलब वो गोला सा बड़ा सा बॉल जैसा बना होता है, फुटबॉल जैसा। तो ये जो फुलरिन है, ये ना जियोडेसिक डोम जैसा है। समझ आया? क्या चीज जैसा है? बोलो, ये जियोडेसिक डोम जैसा है। अरे क्लियर है? मतलब बड़ा सा बॉल जैसा है। और इसमें कार्बन एटम साइड साइड में लगा होता है, बीच में भी होता है, हर जगह पर कार्बन से ये बना होता है। कितना कार्बन होता है अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, जनरली 60 कार्बन होता है। समझ गए ना? ठीक है, तो ये जो फुलरिन वाला है, ये रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप है कार्बन का। ठीक है, रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्लियर है? ये एकदम रिसेंटली डिस्कवर होने वाला एलोट्रॉप है। फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किए थे HW प्रोटो। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड बाय 3 साइंटिस्ट मिलकर किए थे। पहला थे HW प्रोटो, ठीक है, दूसरा थे स्मेली। क्लियर है? SMALLEY। ठीक है, और भी थे रॉबर्ट कर्ट। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट मिलके क्या किए थे? बोलो, इसका डिस्कवरी किए थे। कैसे किए थे? एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर ऑफ ग्रेफाइट। समझ गए? ये क्या किए? एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर ऑफ ग्रेफाइट। क्लियर है?
ठीक है। जैसे मान लो ग्रेफाइट को हीट किया गया, ठीक है, ग्रेफाइट है उसको हीट किया गया, अब हीट करके बहुत ज़्यादा हीट किया गया तो वेपर बनेगा। अब उसका जो वेपर था उसमें लेजर बीम को पास कराया गया, एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट वेपर पर, तब जाके फुलरिन मिला। समझ गया? अरे क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। सबसे पहला जो फुलरिन हम लोग को मिला, फर्स्ट नोन फुलरिन, सबसे पहला जो हम लोग को फुलरिन मिला, ठीक है, अभी के समय में बहुत सारा है, वो C60 मिला, मतलब 60 कार्बन से मिलकर बना हुआ फुलरिन मिला। समझ गया? मतलब 60 कार्बन एटम्स का फुलरिन मिला, 60 कार्बन एटम्स का फुलरिन मिला। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो, कितना कार्बन एटम का फुलरिन मिला? बोलो, 60 कार्बन एटम का फुलरिन मिला। नोट करते रहना साथ साथ में। क्लियर है? क्लियर है? ये कैसा शेप में अरेंज था? बोलो, अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, ये फुटबॉल के शेप में अरेंज था। आप यहाँ पर देख रहे हो फुटबॉल जैसा गोला सा है। अरे समझ आता है? ठीक है, तो अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, ठीक है। ये जो C60 था ना, इसमें छोटा सा पोर्शन ना, स्मॉल पोर्शन कार्बन 70 का भी रखा हुआ था, मतलब 70 वाला कार्बन का भी थोड़ा सा इसमें पोर्शन था। समझ गया? क्लियर है? तो स्मॉल पोर्शन था C70 का। समझ आया? अरे सही है, क्लियर है। इवन अभी के समय में ना 360 कार्बन का भी फुलरिन मिलता है। समझ गया? फ्यू कंपाउंड 370 कार्बन का भी मिल जाता है। समझ गया? फुलरिन का। अरे समझ आया? लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है फुलरिन? बोलो, मोस्ट कॉमन है C60, कार्बन 60, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अरे समझ आया? क्लियर है? ये जो फुलरिन है, ठीक है, ये जो फुलरिन है, इसका नाम किसने दिया? इसका नामांकन किया बकमिंस्टर फुलर, ठीक है। बकमिंस्टर फुलर जो थे, ये ना अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। क्या थे? बोलो, ये अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, ठीक है, अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, ठीक है, ये अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। क्लियर है? कौन? बकमिंस्टर फुलर, ठीक है। बकमिंस्टर फुलर क्या थे? अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। उन्हीं के नाम पर फुलरिन नाम दिया गया। अरे क्लियर है? तो फुलरिन नेम किसके नाम पे पड़ा? बकमिंस्टर फुलर के नेम पे पड़ा। अरे समझ आया? क्लियर है? कहाँ के आर्किटेक्ट थे? अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। अरे समझ आ गया? ठीक है। और ये जो C60 कार्बन एटम वाला था, C60 कार्बन एटम वाला, इन्हीं के नाम पे इसका नाम दे दिया गया बकमिंस्टर फुलरिन, ठीक है। तो बकमिंस्टर फुलरिन क्या होता है पता लग गया? 60 कार्बन एटम वाला जो फुलरिन है उसी को हम बोल देते हैं बकमिंस्टर फुलरिन। क्लियर है? और समझ आ गया? किसके नाम पे पड़ा पता लग गया? क्लियर है? अब बकमिंस्टर फुलरिन का शेप बताओ कैसा होता है? शेप सॉकर बॉल जैसा होता है। सॉकर बॉल मतलब फुटबॉल लाइक, ठीक है। क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो, ये कैसा देखने में लग रहा है? बोलो, लुक्स लाइक जियोडेसिक डोम, ठीक है। जियोडेसिक डोम क्या होता है पता लगा? जियोडेसिक डोम, जियोडेसिक डोम फुटबॉल जैसा ही बड़ा सा गुंबद जैसा गोला सा बना होता है, उसी को हम जियोडेसिक डोम बोलते हैं। गूगल पे सर्च कर लेना, गोला सा बॉल जैसा दिख जाएगा, उजला कलर का। अरे समझ आया? अरे क्लियर है? बोलो। और ये जो जियोडेसिक डोम थे, इसका जो डिजाइन किए थे, ठीक है, जियोडेसिक डोम का जो डिजाइन तैयार किए थे, वो तैयार किए थे बकमिंस्टर फुलर ही। समझ गया? यही
जियोडेसिक डोम का डिजाइन किए थे गोला सा, और उसी के जैसा एक कंपाउंड मिल गया, इसी के नाम पे बकमिस्टर फुलरिन बोल दिया गया C60 को। समझ आया? और फुलरिन हो गया जनरल। समझ गया? पढ़ के सुना देता हूँ एक बार बुक में जो सब लिखा है NCERT में। ठीक है। दीज आर रिसेंटली डिस्कवर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच वर प्रिपेयर बाय फर्स्ट टाइम बाय SW क्रोटो स्मैली एंड रॉबर्ट कट बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर ऑफ ग्रेफाइट। समझ गया? द फर्स्ट नोन फुलरिन was C60 which contain 60 carbon atom with smaller proportion of C70। ठीक है। एंड ट्रेस ऑफ कंपाउंड इवन अप टू 370 कार्बन एटम। ठीक है। 370 कार्बन एटम का भी थोड़ा बहुत अमाउंट मिल जाता है। फुलरिन वर नेम बकमिस्टर फुलरिन आफ्टर द अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर। ठीक है। बिकॉज इन C60 कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द शेप ऑफ सॉकर बॉल एंड लुक लाइक जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय बकमिस्टर फुलर। समझ गया? तो जो बुक में है सब मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब अगले लेक्चर से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जो पढ़ा है पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।